प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जब पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थी तो उस वक्त इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट कैसे शेप ले रही थी, उसमें किन लीडर्स ने कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या मेजर इवेंट्स उस दौरान इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हुए। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो जुलाई 1914 से लेके अक्टूबर नवंबर 1918 तक ये चला। तो ये वर्ल्ड वॉर में कौन कौन हिस्सा ले रहा था? तो एक तरफ ब्रिटेन, जापान भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ ही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने साइड चेंज कर ली थी। यूएस, फ्रांस, ये सब थे। दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, इस तरह के देश थे। तो अब इंडिया का क्या है इसमें? इंडिया का ये स्टेक था इसमें कि क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था इंडिया, तो अगर ब्रिटेन लड़ रहा है वर्ल्ड वॉर तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लिया जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर लड़ रही है। ब्रिटेन एक देश नहीं था, ब्रिटिश एम्पायर हुआ करती थी, यानी ब्रिटेन के बाहर के भी दुनिया देशों पे कब्जा कर रखा था। तो यही स्टेक था इंडिया का। इंडिया ने इसी कह लो कि स्टेटस के साथ पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में उस वक्त क्या हो रहा था। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है गदर पार्टी के बारे में। तो गदर पार्टी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से कुछ ही महीनों पहले बनाई गई थी, कुछ ऑलमोस्ट एक साल पहले बनाई गई थी। तो ये गदर पार्टी थी क्या? तो गदर पार्टी इंडियंस द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे आजादी की लड़ाई को पहुंचाने के लिए बनाई गई पार्टी थी। ये चाहते थे कि पूरी दुनिया तक ये जानकारी पहुंचे कि इंडिया के लोग आजादी चाहते हैं, इंडिया के लोगों को सपोर्ट चाहिए पूरी दुनिया का। तो इसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि इंडिया के बाहर भी कई ऐसे देश थे जहां इंडियन पॉपुलेशन उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी, आज तो खैर है ही। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, वहां तो इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा होनी ही चाहिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी इंडिया में। तो वहां के अलावा भी कई ऐसे देश थे, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इस तरह के देशों में इंडियंस जो है काफी बड़ी मात्रा में रहते थे। तो इन्हीं विदेश में रहने वाले इंडियंस को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ने के लिए एक पार्टी बनी थी, उसका नाम था गदर पार्टी। तो गदर पार्टी 15 जुलाई 1913 में बनाई गई थी। और ये कहां बनाई गई थी? तो यूनाइटेड स्टेट्स में बनाई गई थी क्योंकि वहां काफी सारे इंडियंस रहते थे। तो इसके जो लीडर थे, इसके जो फाउंडर थे वो थे लाला हरदयाल। ये है लाला हरदयाल। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट, यानी जो पार्टी बनी, तो पार्टी बनाई तो लाला हरदयाल ने, लेकिन उसके प्रेसिडेंट बने सोहन सिंह भाकना। अब इन दोनों ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में जान लो। जो लाला हरदयाल थे, तो लाला हरदयाल दिल्ली में पैदा हुए थे और पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थे, काफी स्मार्ट थे। इनका सिलेक्शन हो गया था इंडियन सिविल सर्विसेज में। इंपीरियल उस वक्त कहलाती थी, आज ये इंडियन कहलाती है। तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज यानी कि उस वक्त के आईएएस बनने जैसा था। तो उसमें इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन इन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया कि मैं गुलामी नहीं कर सकता अंग्रेजों की। फिर ये अखबार निकालने लगे। तो उन अखबारों में कुछ ऐसी चीजें लिखते थे जिससे कि इनके ऊपर केसेस होने लगे। तो एक के बाद एक केस होने लगे इनके ऊपर। तो इनको लाला लाजपत राय ने सलाह दी थी कि तुम इंडिया से बाहर निकल जाओ वरना तुम अरेस्ट हो जाओगे, कहीं तुम्हें काला पानी जैसी जगह पे ना भेज दें। तो ये इंडिया छोड़ के तो चले गए, लेकिन अपने देश के लिए लड़ाई जारी रखी इन्होंने। तो यही फाउंडर थे। अब सोहन सिंह भाकना की बात करते हैं। तो सोहन सिंह भाकना एक पंजाबी थे, ठीक, जो कि अमेरिका गए थे काम करने के। तो एक मजदूर के तौर पे अमेरिका गए थे, लेकिन बहुत जल्द इन्होंने लाला हरदयाल के कांटेक्ट में आने के बाद इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से पूरी तरीके से जुड़ गए थे। इसीलिए लाला हरदयाल ने पहला प्रेसिडेंट इनको ही बनाया।
तो ये गदर पार्टी बनाने वाले ये दो लोग। तो गदर पार्टी के बारे में कुछ फैक्ट्स हमको जान लेना चाहिए। गदर पार्टी क्योंकि अमेरिका में बनी थी तो उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में ही होना चाहिए ना, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नाम के शहर में गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था और उस हेडक्वार्टर का नाम रखा गया था युगांतर आश्रम, जिसको कि गदर आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप फोटो देख रहे हो, ये भीड़ देख रहे हो, ये सारे इंडियंस हैं जो उस वक्त गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो गदर पार्टी के बनते ही विदेश में रहने वाले इंडियंस को मौका मिल गया कि हम जो है यहां रहते रहते इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, अफ्रीका और एशिया की जो अलग अलग कंट्रीज में भी, जैसे जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां भी काफी सारे इंडियंस थे क्योंकि अंग्रेज इनको ले गए थे बॉन्डेड लेबर के तौर पे। तो पार्टी बन गई, पार्टी को सपोर्ट भी मिलने लगा, पार्टी का नाम फैलने लगा। तो पार्टी बनने के अगले ही साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 का खतरा मंडराने लगा। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने ही वाला था या जस्ट अभी शुरू हुआ ही था, तो गदर पार्टी के लोगों ने सोचा कि अब ये सही वक्त है, अब हमको पंजाब जाना चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली ये लोग थे गदर पार्टी के, तो इसकी जो सदस्यता थी मोस्टली पंजाबीज ने इनको ज्वाइन किया था, क्योंकि विदेश में यूएसए या कनाडा में पंजाबियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि गदर पार्टी जो है मोर और लेस पंजाब की पार्टी बन के रह गई थी। तो गदर पार्टी वालों का मानना था कि आजादी जो है कांग्रेस नहीं दिला पाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो सिर्फ चिट्ठियां लिखती है, पिटीशन वगैरह लिखती है, और इन लोगों ने देखा था कि कांग्रेस कुछ भी कर ले लेकिन अंग्रेजों को रोक नहीं सकते, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक नहीं पाए थे कांग्रेस वाले। तो इनका मानना था कि जो ब्रिटिश सेना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, तो ब्रिटिश की सेना में बहुत भारी मात्रा में इंडियन सिपाही भी काम करते थे। इन्हीं इंडियन सिपाहियों को जो ब्रिटिश है वो कनाडा भेज देते थे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों पे इंडियन जो है सिपाही बन के चले जाते थे। तो गदर पार्टी का मानना था कि देश हमारा, लोग हमारे, लेकिन बंदूक चला रहे हैं अंग्रेजों के कहने पे। तो इनका मानना था कि अगर यही बंदूक अंग्रेजों के कहने पे ना चला के अंग्रेजों के ऊपर चलाने लगे तो अंग्रेज 2 मिनट में देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो गदर पार्टी का एक ही मकसद था कि जो लोग सेना में काम करते हैं, सेना में काम करने वाले लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि सेना की नौकरी छोड़ो, हथियार मत छोड़ो, उसी हथियार से एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन करो, एक बंदूक से क्रांति लाओ और अंग्रेजों को देश से मार भगाओ। तो इनकी जो गतिविधियां हैं, इनकी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो मोस्टली पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ था। ठीक, तो ये थी गदर पार्टी की स्ट्रेटजी। तो गदर पार्टी क्या करती थी, बेसिकली हथियार वगैरह स्मगल करके लोगों तक पहुंचाया करती थी, इंडियंस तक। इसीलिए ये हमेशा जो है दूसरी कंट्रीज जैसे जर्मनी, जापान, इस तरह की कंट्रीज से आर्म खरीदते थे, उनको जहाजों में भर भर के इंडिया भेजते थे। क्यों भेजते थे? कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको ये मोटिवेट करते थे कि हथियार उठाओ और ब्रिटिशर्स को मार भगाओ। तो गदर पार्टी की जो एक्टिविटीज है वो पूरे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अपने पीक पे रही। इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह एक रिवोल्ट क्रिएट तो करें इंडिया में। तो ये गदर पार्टी वाले अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इनका मकसद था कि जर्मनी के लोग भी पढ़ें कि इंडिया में क्या चल रहा है, कनाडा के लोग भी पढ़ें, तो ये एक न्यूज़पेपर निकालते थे वीकली, हफ्ते में एक बार वो न्यूज़पेपर छपता था। उस न्यूज़पेपर का नाम इन लोगों ने रखा द गदर। अब देखो बच्चों, गदर का मतलब ही रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट। गदर जो है पंजाबी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का भी है, तो इसका मतलब होता है रिवोल्ट। इस न्यूज़पेपर की टाइटल हेडिंग हुआ करती थी अंग्रेजी राज का दुश्मन, मतलब एन एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो गदर पार्टी ने पंजाब के कई लोगों को, या कह लो कि पंजाब और हरियाणा के जो यूथ हैं उनको काफी बड़े स्केल पे मोटिवेट किया, उनको आर्म्स, हथियार उठाना सिखाया, हथियार चलाना सिखाया। इसी का नतीजा हमको बाद में देखने को मिला कि भगत सिंह जैसे नौजवान जो हैं
उन लोगों ने गांधी जी का रास्ता छोड़ के हथियार से क्रांति की। ठीक, तो गदर पार्टी की इंफ्लुएंस आप समझ रहे हो, पंजाब हरियाणा वाले बेल्ट में थी। गदर पार्टी को एक इंसिडेंट से और बड़ा बनने का मौका मिल गया। वो इंसिडेंट था कोमागाता मारू नाम का जहाज में हुई एक दुर्घटना। अब वो क्या है वो हम डिटेल में देख लेते हैं। तो एक जहाज हुआ करता था, जापान का जहाज था, ये जापानीज कंपनी का जहाज था, कोमागाता मारू इंसिडेंट। अब देखो बात क्या थी कि ब्रिटेन ने इंडिया पे भी कब्जा कर रखा था, ब्रिटेन ने कनाडा पे भी कब्जा कर रखा था, यानी दोनों जगह का डिसीजन एक ही जगह से लिया जाता है, लंदन से। तो ब्रिटेन वाले जानते थे कि इंडिया में जो है वो गदर पार्टी काफी एक्टिव हो गई है और पंजाब और हरियाणा के लोगों को भड़काती है। तो पंजाब और हरियाणा के लोगों से ब्रिटेन वाले खास करके सावधान रहते थे, पंजाबियों से बहुत सावधान रहते थे। तो इन लोगों ने एक लॉ बनाया था कि लॉ का मकसद यह था कि कनाडा और अमेरिका में कोई भी ऐसा पंजाबी नहीं पहुंच जाए जो कि फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है या जिसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। तो इन लोगों ने कनाडा में एंट्री के नियम बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए कि खास करके कोई भी एशियन, जहां जहां एशियन कंट्रीज में ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट चल रहा था, उन कंट्रीज से कोई भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे ना पहुंच जाए, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कोई परेशानी नहीं थी ब्रिटिश रूल से। तो नहीं चाहते थे कि इंडिया वाली बीमारी कनाडा के लोगों को भी लग जाए। तो काफी स्ट्रिक्ट रूल बना रखे थे। उसमें से एक नियम यह था कि अगर कोई इंडियन कनाडा जाना चाहता है तो उसको इंडिया से ही जहाज पकड़नी होगी और सीधा इंडिया में चढ़ो और सीधा कनाडा में उतरो। ये नहीं कि जहाज जब चाइना में था तो चाइना में हम चढ़ गए, वो चीज अलाउड नहीं थी। तो ये नियम था। तो एक पंजाबियों के लीडर थे बाबा गुरदीप सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको चैलेंज करने की सोची, इसलिए उन्होंने जापान से जहाज में चढ़ने का फैसला किया। तो एक जापान का जहाज था कोमागाता मारू। तो 376 पंजाबी, ज्यादातर इसमें पंजाबी ही थे, यानी पंजाब के रहने वाले थे, ये लोग इस जहाज में जापान में चढ़ गए और ये जहाज जो है कनाडा जा रहा था। तो ये सारे लोग कनाडा की सिटीजनशिप लेना चाहते थे, वहीं जाके बसना चाहते थे। क्यों बसना चाहते थे, इसकी भी वजह है, क्योंकि कनाडा में काफी सारे इंडियन सोल्जर्स को ले गए थे ना ब्रिटिश लड़ाई लड़ने के लिए। तो अब कॉमन लोग भी जाना चाहते हैं कि जब हमारे भाई बंधु सोल्जर बन के कनाडा जा सकते हैं तो हम बिजनेसमैन या सिटीजन बन के क्यों नहीं जा सकते। तो ये जहाज पहुंच गया कनाडा, लेकिन कनाडा पहुंचते ही वो नियम अप्लाई कर दिया गया कि आप लोग जो है, आप लोग तो जापान में चढ़े हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ 24 लोगों को कनाडा में आने दिया गया, बाकी 352 लोगों को जहाज से उतरने भी नहीं दिया गया। फिर कनाडा की सरकार ने क्या किया, कनाडा की सरकार ने अपनी नेवी को कहा कि इस जहाज को इंडियन ओशियन तक छोड़ के आओ, इस जहाज को अंदर आना अलाउड नहीं है। तो ये खबर जब इंडिया पहुंची तो पंजाब के जितने सिख भाई बंधु थे वो सब नाराज हो गए, गुस्से से भर गए। उनको लगा कि हमारी इंसल्ट हुई है, कनाडा में हमारी इंसल्ट की गई है। अब ये जो जहाज है ये लौट के आता है कैलकाटा पोर्ट पे, कैलकाटा के बंदरगाह पे ये जहाज पहुंचता है सितंबर 1914। तो उस वक्त तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो ही चुका था। तो यहां ब्रिटिश पुलिस पहुंच जाती है जहाज के पास और सबको बोलती है कि सब जहाज से नीचे उतरो, अब तुम्हारा जहाज में रहने का कोई मतलब नहीं है, कनाडा तो पहुंच नहीं पाए, वापस लौट के इंडिया आ गए हो, अब जहाज खाली करो। तो जो पंजाबीज थे उन्होंने जहाज से बाहर आने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कनाडा ही जाएंगे, हम नियम को नहीं मानते, वो हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन जैसा है। तो ये लोग बाहर आने से जब मना करते हैं तो ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। तो उस गोली में 22 लोगों की मौत हो गई, मरने वाले ज्यादातर पंजाबी ही थे। तो इन सारी घटना का पंजाब में बहुत जबरदस्त असर हुआ। तो पंजाब के लोगों में ये फीलिंग आ गई कि नहीं, अब हमको रिवोल्ट करना पड़ेगा, अब ये हम पे गोली चला रहे हैं, हम भी इन पे गोली चलाएंगे।
तो इससे क्या हुआ, गदर पार्टी को काफी फायदा मिला, क्योंकि गदर पार्टी का बेस ही पंजाब और हरियाणा था। तो गदर पार्टी की मेंबरशिप जो है काफी बढ़ गई। तो गदर पार्टी इस इंसिडेंट से और मजबूत हो गई। उसके बाद गदर पार्टी अमेरिका में अलग अलग जगहों पे मीटिंग करने लगी, खास करके कैलिफोर्निया में काफी मीटिंग्स होती थी इनकी। तो वर्ल्ड वॉर जुलाई 1914 में शुरू हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इटली और जापान थे, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की जैसे देश थे। तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद चाहिए ना, इंडियंस से हर तरह की मदद चाहिए। वॉर लड़ोगे तो लोग भी चाहिए फौज में भर्ती होने के लिए। यहां से आपको कई तरह के सामान भी बनाने होंगे। आपको एक बात बता दूं, जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के लिए कई सारे जीप्स वगैरह बनाए थे। तो ये तो इंडियन से मदद मिलनी चाहिए ब्रिटिश को, तभी तो वो लड़ाई जीत पाएंगे ना। तो अब ब्रिटिश ने इंडियन से मदद मांगी कि भाई आपकी मदद चाहिए होगी हमको वर्ल्ड वॉर 1 जीतने में। तो इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें 3 तरह के थॉट प्रोसेसेस हुए। अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग इस बात पे ओपिनियन थी। तो जैसा कि आप जानते हो कि कांग्रेस के 2 फैक्शंस थे। एक फैक्शन था मॉडरेट्स का, दूसरा फैक्शन था एक्सट्रीमिस्ट्स का। तो मॉडरेट किन लोगों को बोलते थे? जो ज्यादा लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखते थे। इनको लगता था कि धरना प्रदर्शन, रैली, रिवोल्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अंग्रेजों को अपनी बात अच्छे से समझाएं तो अंग्रेज हमारी बात मान लेंगे। तो कांग्रेस के इस तरह के सॉफ्ट हार्टेड लीडर्स को मॉडरेट बोला जाता था। दूसरी तरफ वो लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के जो इस चीजों में यकीन रखते थे कि ये लोग बातों से नहीं मानने वाले, इनके खिलाफ हमको कुछ एक्शन लेना होगा, कॉन्क्रीट जैसे धरना करना होगा या कुछ बड़ा सा मूवमेंट क्रिएट कर दो, तो वो एक्सट्रीमिस्ट कहलाते थे। तो हुआ क्या कि अब इनकी ओपिनियन क्या थी? क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करना चाहते थे वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था? तो हाँ, बिल्कुल चाहते थे। मॉडरेट्स ने खुले दिल से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट करने की अपनी इच्छा जाहिर की, क्योंकि एक तो ये नेचर से ही मॉडरेट थे, दूसरी चीज इनका मानना था कि आखिर हम भी तो ब्रिटिश सिटीजन हैं, हम भले ही इंडियन हैं लेकिन इंडिया जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। तो इनको लगा कि ये तो हमारी मॉरल ड्यूटी है ना कि हम अपने एम्पायर की रक्षा करें। तो अगर ब्रिटेन लड़ेगा तो हम भी लड़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट ने भी कहा कि हाँ, हमको करना चाहिए इनका सपोर्ट। तो उस वक्त जो एक्सट्रीमिस्ट के सबसे बड़े लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने 6 साल तक जेल में बंद रखा था। 1908 से लेके 1914 तक इनको बर्मा के मेंडले जेल में बंद रखा था। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो बाल गंगाधर तिलक को छोड़ दिया गया था जेल से, शुरू होने से कुछ ही दिन पहले छोड़ा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि हाँ, हमको अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि अगर हम इस वक्त अंग्रेजों की मदद करेंगे तो आगे चल के अंग्रेज हमको इसका बदला, इस एहसान का बदला चुकाएंगे जरूर, और हमको भी सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यहां पे भी ब्रिटिश का कब्जा था लेकिन इंडिया जितनी बुरी हालत नहीं थी। इन लोगों को खुद की गवर्नमेंट चलाने की पूरी आजादी थी। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जैसे फॉरेन अफेयर और डिफेंस के लिए इनको परमिशन लेनी होती थी ब्रिटेन से। तो तिलक का मानना था कि हमको भी इतनी इज्जत मिलेगी जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, हमको भी सेल्फ गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलेगा। तीसरा ग्रुप था रिवॉल्यूशनरीज का। रिवॉल्यूशनरीज यानी गदर पार्टी जैसे लोग जो हथियार के दम पे फ्रीडम मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। इन लोगों का मानना अलग था। इन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजों की मदद मत करो, उल्टा इन अंग्रेजों के खिलाफ हमको वॉर छेड़ देना चाहिए। क्योंकि इनको लगता था कि इस वक्त तो ये वर्ल्ड वॉर 1 को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये सही वक्त है कि इन पे दूसरी तरफ से अटैक करो, इन पे वॉर करो और देश को आजाद करा लो। तो गदर पार्टी ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और उसने कुछ छोटे मोटे रिवोल्ट्स करने स्टार्ट कर दिए। तो नॉर्थ अमेरिका में तो यानी कि यूएसए में तो ये काफी एक्टिव थी।
इन लोगों ने बर्लिन में एक कमेटी बना रखी थी, बर्लिन कमेटी इसको नाम दिया गया। इस कमेटी का मतलब बेसिक काम यह था कि हथियार खरीदो यूरोपियन कंट्री से और किसी तरह किसी रास्ते से उसको अंग्रेजों की नजरों से बचाते हुए इंडिया पहुंचाओ। तो गदर पार्टी का एक फेमस इंसिडेंट है जो इन लोगों ने रिवोल्ट को सक्सेसफुली करवाया इंडियन सोल्जर्स से, क्योंकि इनका पूरा ध्यान रहता था कि इंडियन सोल्जर्स को इन्फ्लुएंस करो। तो ऐसी ही एक रिवोल्ट हुई थी सिंगापुर में 1915 में, इसको बोलते हैं सिंगापुर म्यूटिनी ऑफ इंडियन सोल्जर्स। तो एक्चुअली क्या है कि जो सिंगापुर में जो सोल्जर्स की यूनिट थी वो बेसिकली मुस्लिम्स की बनी हुई थी। तो इनको ऑर्डर दिया गया कि तुम्हें टर्की जाना है, सिंगापुर से निकाल के इनको टर्की भेजा जाना था। तो टर्की का जो सुल्तान था वो कैलिफ कहलाता था, और कैलिफ का मतलब होता है कि पूरे दुनिया के मुस्लिम्स को कैलिफ की बात माननी होती थी। कैलिफ पूरे दुनिया के मुस्लिम्स का राजा माना जाता था। तो इन मुस्लिम सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम टर्की के खिलाफ तो नहीं लड़ेंगे, किसी और कंट्री में हमको भेजना है तो भेज दो, टर्की के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। इसी चक्कर में इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था, उसको बोलते हैं इंडियन म्यूटिनी ऑफ सिंगापुर 1915। तो आइए जानते हैं होम रूल मूवमेंट, लीग मूवमेंट। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया, उसने काफी जोर पकड़ लिया, तो इंडिया में एक नए तरह का मूवमेंट देखने को हमें मिला। इसका नाम दिया गया होम रूल लीग मूवमेंट। अब ये होम रूल लीग क्या चीज? तो जैसे कि ब्रिटिश ने कई कंट्रीज में कब्जा कर रखा था, उनमें से कुछ खास कंट्रीज में ब्रिटिश की कुछ खास तरह की कृपा बनी रहती थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। इन पे कब्जा तो किया था, लेकिन यहां के लोगों को वो नीची नजरों से नहीं देखते थे, उनको भी वो गोरी चमड़ी वाला ही मानते थे। तो इन जगहों पे कब्जा तो किया था, लेकिन यहां के लोगों को गुलाम नहीं बनाया था। यानी ऑस्ट्रेलिया के लोग वोट देके अपनी खुद की सरकार चुनते थे, न्यूजीलैंड के लोग वोट देके न्यूजीलैंड के लोगों को ही सरकार का हिस्सा बनाते थे। लेकिन इंडिया में क्या होता था? इंडिया में सरकार का हर एक आदमी ब्रिटिशर होता था, गोरी चमड़ी वाला होता था। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रूल, कि आप अपने लोगों को ही चुन के उनको सरकार बनाने दो, भले ही आपकी सरकार को हर बात के लिए ब्रिटिशर से परमिशन लेनी हो, लेकिन आप ये तो कहोगे ना कि सरकार हमारे लोगों की है, न्यूजीलैंड के लोगों की है। इंडिया वाले क्या बोलेंगे कि ये उनकी सरकार है, सारे तो गोरी चमड़ी वाले हैं। तो होम रूल का यही मतलब होता था कि भले ही आजादी मत दो, लेकिन सरकार बनाने का तो मौका दो, यहां के ही लोगों को सरकार बनाने का मौका दो। तुम क्यों लंदन से किसी को मिनिस्टर बना के भेजोगे? तो इसको ही होम रूल मूवमेंट बोलते हैं। यह मूवमेंट सबसे पहले आयरलैंड में चालू हुआ, क्योंकि आयरलैंड क्या है? वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है ना। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मिलके बना है। तो आयरलैंड पे भी ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटेन के लोग ये मांग काफी लंबे समय से कर रहे थे कि हमें होम रूल चाहिए, हम अपने लोगों को मिनिस्टर बनाएंगे, अपने लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, हमारा ब्रिटेन से कुछ लेना देना नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट इंडियंस ने भी पकड़ा। इंडियंस को लगा कि अगर आयरलैंड वाले ये मांग रहे हैं तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो आयरलैंड के लोगों के लिए होम रूल का मतलब था कि वो अपनी एक पार्लियामेंट आयरलैंड में बनेगी, वहां के लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे, आयरलैंड के लोग, वही लोग चुने जाएंगे। तो जो भी आयरलैंड के फैसले होंगे वो आयरलैंड की पार्लियामेंट किया करेगी, ना कि लंदन की पार्लियामेंट। जबकि इंडिया में जितने फैसले उस वक्त होते थे वो सब लंदन से किए जाते थे, वहां की पार्लियामेंट में डिस्कस होके इंडिया पे लागू किए जाते थे। तो इंडिया में इस मूवमेंट ने 1916 में जोर पकड़ा, यानी कि ये मूवमेंट इंडिया में 1916 में स्टार्ट हुई और 1918 आते आते ये खत्म हो गई। तो ये जो होम रूल मूवमेंट है इसको दो लोगों ने लीड किया, एक एनी बेसेंट और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक 1914 में जेल से छूट के आए थे, तो अब उनको भी एक बड़ा सा मूवमेंट क्रिएट करना था। तो यही मूवमेंट उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को कैच किया कि होम रूल की बात अब की जाए।
तो 1921 आते आते जो होम रूल मूवमेंट था या होम रूल लीग थी, उसका पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म हो गया। वो मूवमेंट तो पहले ही खत्म हो गया था 1918। तो होम रूल लीग का मतलब होता है एक तरह की पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था 1907 में, जिसके बाद अंग्रेजों ने पकड़ के उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया था। तो जब बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटे थे तो उनकी खुद की तो कोई पार्टी थी नहीं, तो होम रूल मूवमेंट को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। तो लीग का मतलब होता है पार्टी, इसी पार्टी ने ये मूवमेंट चलाया था। तो 1921 में ये पार्टी भी खत्म हो गई और इस पार्टी का नाम बदल के स्वराज सभा रख दिया गया। तो स्वराज का मतलब अंग्रेजी में होम रूल ही होता है। तो यही दो लोग हैं जिन्होंने होम रूल मूवमेंट को लीड किया, ये है एनी बेसेंट और ये है बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसी सिचुएशन आई कि जो भारत के लोग हैं वो होम रूल मांगने लगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1909 में। इससे इंडियंस को काफी उम्मीद थी, उनको लगा था कि इस एक्ट में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे कि अब इंडियंस को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा, इंडियंस को ऊंचे ऊंचे पोस्ट मिलेंगे गवर्नमेंट में, मिनिस्टर वगैरह बनने का मौका मिलेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं इस एक्ट में। दूसरी बड़ी वजह क्या रही कि तिलक जो है 1908 से लेकर 1914 तक जेल में थे। तो 1908 से 1914 तक जब तिलक जेल में थे तो तिलक ही नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक के साथ जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर से ही ज्यादा परेशानियां हुआ करती थी ना ब्रिटिशर्स को, उन सब को जेल में डाल रखा था ब्रिटिशर्स ने। तो एक तरह से कह लो कि इस दौरान कांग्रेस की एक्टिविटी बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। ऐसी कोई भी मूवमेंट कांग्रेस कर ही नहीं पा रही थी, तो मूवमेंट करने वाले लोग ही तो जेल में डाल दिए गए थे। तो इसी का फायदा उठाया, फायदा उठाना नहीं बोलते, हम कह सकते हैं कि इस दौरान एक नई लीडर उभर के सामने आई, वो थी एनी बेसेंट। क्योंकि कांग्रेस की कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, बड़े बड़े नेता जेल में हैं, तो फ्रीडम मूवमेंट को कौन संभालेगा? तो ऐसे में एनी बेसेंट नाम की एक महिला सामने आई और फ्रीडम मूवमेंट की कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। तो ये एनी बेसेंट कौन थी? तो ये आयरिश थी, यानी आयरलैंड की नागरिक थी, और आयरलैंड से ही तो शुरू हुआ था ना होम रूल मूवमेंट। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझती थी कि होम रूल मूवमेंट में क्या करना चाहिए, उसकी क्या डिमांड्स हैं, होम रूल का क्या मतलब होता है। तो एनी बेसेंट ने सोचा कि जो आयरलैंड में हो रहा है वही अब इंडिया में भी करते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, कुछ मूवमेंट हुए नहीं है। जो आखिरी बड़ा मूवमेंट हुआ था वो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम, स्वदेशी बॉयकॉट। तो 1907 से लेके 1914 तक कोई भी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडिया में देखने को नहीं मिली। फिर तिलक को जेल से छोड़ दिया गया 1914 में। तो अब जब तिलक वापस इंडिया पहुंचे तो इनके दिमाग में भी चल रहा था ना कि इतने साल से कोई पॉलिटिकल गतिविधि हुई नहीं है, तो अब वक्त है कि एक बड़ा लार्ज स्केल मूवमेंट क्रिएट किया जाए। तो दोनों के दिमाग में यही बात चल रही थी। और जनरल पब्लिक, जो भारत की पब्लिक थी, उनका भी यही मानना था कि अब तिलक जो है जेल से छूट गए हैं, तो अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अपना झगड़ा बुला के फिर से एक हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनको तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था ना, तो जो इंडिया की पब्लिक थी वो चाहती थी कि इन लोगों को फिर से कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले, फिर से कांग्रेस का हिस्सा बना ले। तो एनी बेसेंट ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट कर दी। तो एनी बेसेंट ने एक पुराना अखबार, प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और वहां से अपना अखबार निकालने लगी, अपना न्यूज़पेपर छापने लगी। उसका नाम रखा न्यू इंडिया न्यूज़पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर की एडिटर या मालिकिन, ओनर कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक। और साथ ही साथ एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम के एक सोसाइटी की इंचार्ज भी थी, प्रेसिडेंट भी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली अलग अलग धर्मों को एक जगह टॉलरेंट या एक दूसरे से मिल के काम करने की सलाह देने वाली एक सोसाइटी थी।
तो एनी बेसेंट ने अपना न्यूज़पेपर जो निकालना स्टार्ट किया, तो उसी न्यूज़पेपर के जरिए उस एनी बेसेंट ने सबसे पहली बार सेल्फ रूल या होम रूल की बातें करना स्टार्ट कर दी, ताकि जो इंडिया की पब्लिक है वो उन न्यूज़पेपर को पढ़े, उन तक भी ये बात पहुंचे कि हाँ भाई, होम रूल नाम की कोई चीज होती है जिसके लिए आयरलैंड में लड़ाई लड़ी जा रही है, ताकि यहां के लोग भी इंस्पायर हो सके। तो 1916 में जब वर्ल्ड वॉर वन जो है काफी अपने पीक पे था, तो एनी बेसेंट ने जो उस वक्त के जो एक्टिव पॉलिटिकल लीडर थे, जो लोग एक्टिव थे, जैसे कि जिन्ना, तो जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ चुके थे, तो मुस्लिम लीग के चेहरे थे जिन्ना। तिलक अभी अभी जेल से छूट के आए थे। सत्येंद्र नाथ बोस ये कांग्रेस के लीडर थे। इन सब से एनी बेसेंट ने मिलके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और उस मीटिंग में यह फैसला किया गया, ये आप देख रहे हो, यही है मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस वक्त ये काफी कम उम्र के थे, और ये एनी बेसेंट है। तो इन लोगों ने मीटिंग्स वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। इस मीटिंग का क्या मकसद था? मीटिंग का यही मकसद था ना कि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है, इतने दिनों से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई नहीं है, तो फ्रीडम स्ट्रगल तो रुका हुआ है, फ्रीडम मूवमेंट रुका हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो इन्हीं मीटिंग्स का नतीजा ये निकला कि इन नेताओं ने मिलके, जिन्ना, तिलक, एनी बेसेंट, सत्येंद्र नाथ बोस जैसे नेताओं ने मिलके ये फैसला किया कि ठीक है, हम इंडिया में भी होम रूल मूवमेंट चालू करेंगे। ठीक, तो होम रूल मूवमेंट बोलो या सेल्फ गवर्नमेंट बोलो, एक ही चीज है। तो अब ये फैसला तो हो ही गया कि इंडिया में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए, तो इसके लिए दो अलग अलग लीग्स बनाई गई। तो लीग को रफली आप पार्टी ही समझ लो। सबसे पहली लीग बाल गंगाधर तिलक ने बनाई, सबसे पहली लीग। याद रखना बच्चों, दो अलग अलग लीग बनाई, क्योंकि दो अलग अलग लीडर थे ना, एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक। तो पहली लीग बाल गंगाधर तिलक ने बनाई बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस में, यानी कि प्रोविंशियल कांग्रेस का मतलब होता है स्टेट लेवल कांग्रेस। तो स्टेट लेवल कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही थी, वहां पे ही तिलक ने अनाउंस किया कि मैं एक लीग बनाने जा रहा हूं। तो ये मीटिंग हो रही थी बेलगाम में, बेलगाम कर्नाटक में है। तो उस वक्त ये बॉम्बे प्रोविंस का ही हिस्सा हुआ करता था। तो वहां तिलक ने अनाउंस किया कि मैं अपनी लीग बना रहा हूं, जिसको मेंबरशिप चाहिए वो ज्वाइन कर ले। तो अप्रैल में तिलक ने लीग बनाई, और कुछ महीनों के बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने लीग बनाई। तो तिलक ने अपनी लीग अनाउंस की बेलगांव कर्नाटक में, और एनी बेसेंट ने अपनी लीग अनाउंस की अदयार मद्रास में। अदयार जो है मद्रास में ही एक लोकेलिटी है। तो याद रखोगे, पहले तिलक ने बनाई, बाद में एनी बेसेंट ने बनाई। तो दो अलग अलग लीग इसलिए बनाई गई क्योंकि अलग अलग एक ही आदमी पूरे देश को तो नहीं संभाल सकता ना। तो तिलक ने अपना एरिया बांट लिया कि मैं अपनी लीग की एक्टिविटी जो है महाराष्ट्र तक ही, मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में लिमिट रखूंगा। तो महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश और बेरार, इस जगह इन एरियाज में तिलक की लीग काम करेगी। काम करने का क्या मतलब होता है कि लोगों को मोटिवेट करके लार्ज स्केल प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करेगी। दूसरी तरफ जो एनी बेसेंट की लीग है वो बाकी जगहों पे काम करेगी। तो जहां तिलक की लीग नहीं काम करेगी वहां एनी बेसेंट की लीग काम करेगी। अब लीग ने अपनी मेंबरशिप ओपन कर दी कि हाँ भाई, जिसको लीग ज्वाइन करना है करो, जिसको तिलक की लीग ज्वाइन करना है वो तिलक की लीग ज्वाइन कर ले, जिसको एनी बेसेंट की लीग ज्वाइन करना है वो एनी बेसेंट की लीग ज्वाइन कर ले। लेकिन एक एक्सेप्शन रखा गया, कहा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का कोई भी सदस्य लीग को ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ये वही गोखले थे। गोखले एक मॉडरेट थे। इन मॉडरेट्स ने मिलके 1907 के सूरत सेशन में एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाला था। तो बाल गंगाधर तिलक जिम्मेदार मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को कि इसी गोखले के कहने पे मुझे पार्टी से बाहर निकाला गया था।
इसलिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों की एंट्री बैन कर दी गई थी लीग में। तो अब मेंबरशिप ओपन कर दी गई तो इससे जो है आम पब्लिक में, आम जनता में, साथ ही साथ जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उनमें काफी एक्साइटमेंट फैली और उन लोगों ने काफी बड़े संख्या में लीग की मेंबरशिप को ग्रहण कर लिया। तो अब ये जो लीग थे, लीग के नेता थे, ये करते क्या थे? तो ये लोग अलग अलग शहरों में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें भाषण वगैरह देके पब्लिक ओपिनियन बनाते थे, वहां पे सिग्नेचर वगैरह कलेक्ट करते थे, पिटीशंस भेजते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स को। मतलब ये दिखाने की कोशिश करते थे कि जनता की आवाज क्या है। तो कुछ भी इनकी डिमांड होती थी वो लिख के पब्लिक का सिग्नेचर लेते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई इतने सारे लोग, हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ जनता भी है। अब होम रूल मूवमेंट चालू हो गया, लीग बन गई, लीग ने अपनी एक्टिविटी चालू कर दी, लोग भाषण वगैरह देने लगे, रैली वैली निकालने लगे। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? तो कई सारे मॉडरेट नेता, जो मॉडरेट थे, बाल गंगाधर तिलक तो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, तो अब मॉडरेट लोगों का भी झुकाव इस मूवमेंट की तरफ हो गया। ऐसा ही एक मॉडरेट नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, बाद में चल के ये काफी कट्टर बन गया और ये हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स करने लग गया मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन जब इसने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था तो ये वैसा नहीं था, इसके दिमाग में इस तरह की जहरीली बातें नहीं भरी हुई थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने होम रूल मूवमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ठीक, अब ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये कांग्रेस के मेंबर तो थे ही, साथ ही साथ मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। तो अब पब्लिक सेंटिमेंट ये था कि जो अलग अलग बंटवारे हो गए हैं, कांग्रेस बन गई है, मुस्लिम लीग बन गया है, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट है, दूसरी तरफ मॉडरेट है, तो भारत की जनता चाहती थी कि इतने बंटवारे क्यों किए, इससे तो फ्रीडम मूवमेंट कमजोर हो गया, तुम ही लोग आपस में लड़ते रहोगे। कांग्रेस जो चाहती थी, मुस्लिम लीग उसका उल्टा डिमांड करती थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट्स रिजर्व कराई जाए, कांग्रेस चाहती थी कि धर्म के नाम पे सीट वीट नहीं रिजर्व होगी। तो इस तरह के इन लोगों में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। तो एनी बेसेंट ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ली कि मैं इन दोनों झगड़ों को सॉल्व करवाऊंगी। कौन से झगड़े? कांग्रेस का जो झगड़ा मुस्लिम लीग के साथ चलता है और एक्सट्रीमिस्ट का जो झगड़ा मॉडरेट्स के साथ चलता है, इसकी जिम्मेदारी एनी बेसेंट ने अपने ऊपर ले ली और एनी बेसेंट सक्सेसफुल भी रही दोनों ग्रुप्स को की दोस्ती करवाने में। तो इन बातों से अंग्रेजों को काफी परेशानी हो रही थी। उनको दिख रहा था कि एनी बेसेंट जो है काफी परेशानियां उनके लिए खड़ी कर रही है। तो फाइनली 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया। एनी बेसेंट के अरेस्ट होते ही पूरे देश में हड़ताल, प्रदर्शन, इस तरह की चीजें होने लगी। तो ये है इंपैक्ट, होम रूल मूवमेंट में यही सारी गतिविधियां हो रही थी। तो होम रूल मूवमेंट बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस फैलाने में काफी कामयाब रहा, क्योंकि इसके पहले एक ही बड़ा मूवमेंट इंडिया ने देखा था, वो था स्वदेशी और बॉयकॉट। और स्वदेशी बॉयकॉट हुआ था बंगाल में, यानी तब तक सिंध, पंजाब, गुजरात, यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, इन जगहों पे कोई बहुत लार्ज स्केल पे फ्रीडम मूवमेंट ने तब तक जोर नहीं पकड़ा था, अपनी जड़ें नहीं जमाई थी, क्योंकि ना ही वहां पे कोई नेता था, ना ही कोई कभी आज तक रैली प्रोटेस्ट हुई थी। तो ये पहली बार था कि होम रूल मूवमेंट के नाम पे लोगों को फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ने का मौका मिल रहा था। ठीक, अब जो है एनी बेसेंट के जेल में जाने के बाद इन सारे जगहों पे बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन चालू हो गए। तो अंग्रेजों के ऊपर काफी प्रेशर पड़ने लगा। तो लोगों को लगा, अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा कि कुछ भरोसा वापस दिलाएं, इंडियन पब्लिक को कुछ ऐसी प्रोमिसेस हम कर दें, क्योंकि तब तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था ना। तो उनको लगा कि हम थोड़ा समझा बुझा के देखते हैं इंडियन पब्लिक को। तो इसी का नतीजा निकला मॉन्टेग डिक्लेरेशन ऑफ 20 अगस्त 1917। तो मॉन्टेग जो थे वो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं यहां से अनाउंस कर देता हूं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाएगा तो हम इंडियंस को
काफी लार्ज स्केल रिफॉर्म्स देंगे, यानी इंडियंस को सरकार में ज्वाइन करने का मौका देंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का मौका देंगे। तो इनको लगता था कि अगर मैं ये अनाउंसमेंट कर दूंगा तो लोगों को थोड़ी तसल्ली मिलेगी, जो इतने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो एक तो मॉन्टेग थे और उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर फिर ये प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि हम किस तरह के रिफॉर्म्स इंडिया में लागू करें। रिफॉर्म्स लागू करने का मतलब है कि इंडियंस को कैसे थोड़ी पॉलिटिकल पावर दी जाए, उनको उन्हीं के सरकार में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। तो 1.5-2 सालों तक तो होम रूल मूवमेंट सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने डिक्लेरेशन कर दी, मॉन्टेग डिक्लेरेशन कर दी कि हाँ भाई, रोड पे मत निकलो, प्रदर्शन मत करो, तुम जो मांग रहे हो थोड़ा रुक जाओ, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने दो, हम रिफॉर्म्स करेंगे। तो इसका असर हुआ, तो होम रूल मूवमेंट कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उनको लगा कि हाँ चलो अंग्रेजों ने हमारी बात मान ली है, वो रिफॉर्म्स करेंगे। तो डिक्लाइन करने लगा होम रूल मूवमेंट। तो डिक्लाइन की बड़ी वजह यह थी कि तिलक के ऊपर कुछ केसेस हो गए थे, तो इंग्लैंड में कुछ केस लड़ने के लिए उनको जाना पड़ा। बेसिकली हुआ था कि जो इंग्लैंड के अखबार थे वो तिलक के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें लिखते थे, तो तिलक ने उनपे जो है मानहानि का केस कर दिया था। तो उसी केस को लड़ने के लिए इनको इंग्लैंड जाना पड़ा। तो दो लीग्स चल रही थी ना, तो एक लीग को तिलक संभालते थे, तो अब तिलक जो है देश छोड़ के जा रहे हैं, तो उस लीग का क्या होगा, लीग की एक्टिविटी तो रुक जाएगी। दूसरी लीग संभालती थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट को भरोसा था कि हाँ चलो, जब मॉन्टेग डिक्लेरेशन में यही कहा गया है ना कि हम रिफॉर्म करेंगे, तो थोड़ा रुक जाते हैं, तो जब अंग्रेज बोल रहे हैं तो फिर हम मूवमेंट को जारी क्यों रखें। तो एनी बेसेंट भी सेटिस्फाई हो गई कि हाँ चलो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, रिफॉर्म्स आने वाले हैं, और उन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज कम कर दी। तीसरी बड़ी वजह क्या थी कि महात्मा गांधी धीरे धीरे पॉपुलर होते चले जा रहे थे। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आ चुके थे साउथ अफ्रीका से लौट के। तो महात्मा गांधी ने 1917 से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या एक्टिविटीज चालू कर दी थी। जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ, चंपारण जो बिहार में नील की खेती वगैरह, उसमें जो गांधी जी ने अपना रोल प्ले किया, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ये सब हम आगे कवर करेंगे। तो बेसिकली आप समझ लो कि गांधी जी के तरफ लोगों का ध्यान खिंच गया, उनको लगा कि ये नया नेता आया है। और गांधी जी जो है वो तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो तो ना होम रूल मूवमेंट से जुड़े थे, ना ही अपना सपोर्ट वो होम रूल मूवमेंट को दे रहे थे। तो इन्हीं सब वजहों से लोगों का ध्यान बट गया और होम रूल मूवमेंट कमजोर पड़ता चला गया। और सबसे बड़ी वजह तो खैर मॉन्टेग डिक्लेरेशन ही बनी, क्योंकि लोगों को लगा कि जब इन्होंने बोल ही दिया है रिफॉर्म्स करने वाले हैं, तो थोड़ा रुक के देख लेते हैं। तो फाइनली लीग के लोगों ने भरोसा कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात पे और अपना मूवमेंट एक तरह से विथड्रॉ कर लिया। और इनको लगता था कि रिफॉर्म्स आएंगे तो जो हम लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनते हैं, उनमें इंडियंस को शामिल किया जाएगा। तो इस तरह जो है मूवमेंट कमजोर पड़ता गया। फाइनली 1920 आते आते ये जो होम रूल लीग है, लीग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, तो लीग तो एग्जिस्ट करेगी ना, उसने अपनी एक्टिविटीज बंद कर दी। मूवमेंट भले ही बंद हो गया, लेकिन लीग तो तब भी जिंदा है ना। तो इस लीग का क्या हुआ, तो 1920 में जो होम रूल लीग थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये मर्ज हो गई कांग्रेस के साथ, दोनों पार्टी मिलके एक हो गई। और इस पार्टी का, ये जो होम रूल लीग हुआ करती थी, इसका नाम बदल के रख दिया गया स्वराज सभा। और इसी स्वराज सभा के प्रेसिडेंट बन गए महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी उस वक्त तक इंडिया के टॉलेस्ट पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे। तो महात्मा गांधी के जो क्लोजेस्ट फॉलोअर्स बाद में चल के बने, उनमें से कई लीडर होम रूल मूवमेंट से ही जुड़े हुए थे। यानी जो पहले होम रूल मूवमेंट हुआ करता था, अब सबका सब जाके कांग्रेस में जमा हो गया, कांग्रेस के सदस्य बन गए वो सारे के सारे। और इन लोगों ने आगे भी आजादी की लड़ाई में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक, और इन सब की मदद का ही नतीजा निकला कि जो गांधी जी जो है
वो टॉलेस्ट लीडर तो बन ही गए और एकमात्र लीडर बन गए। यानी होम रूल मूवमेंट के बाद जितने भी फ्रीडम की लड़ाइयों में जितने भी मूवमेंट्स हुई हैं, सबका एकमात्र नेता महात्मा गांधी ही रहे। तो इसका एक और असर हुआ होम रूल मूवमेंट के दौरान, कुछ अच्छी चीजें भी हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, साथ ही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, इन दोनों को मिलाने का फैसला किया था एनी बेसेंट ने। उनके ऊपर उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि मैं इन दोनों ग्रुप्स की दोस्ती करवा के रहूंगी। इसी दोस्ती के लिए लखनऊ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स को इनवाइट किया गया। उनसे कहा गया कि आपस में बैठ के डिस्कशन करो, जो फैसला करना है करो, लेकिन दोस्ती करो, आपस में झगड़े मत करो। तो ज्वाइंट मीटिंग हुई पहली बार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की पहली बार ज्वाइंट मीटिंग हुई लखनऊ में 1916 में। इस मीटिंग में फैसले लिए गए कि हम लोग को साथ मिलकर फ्रीडम मूवमेंट को जारी रखना है। पहले कुछ मुद्दों पे तो इन लोगों का अपोजिशन था ना, ये लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते थे कुछ मुद्दों पे, लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी देश को आजाद तो कराना चाहती थी ना। तो इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि जो मुद्दे हम दोनों को आपस में लड़वाते हैं, उन मुद्दों को हम साइड में रख देते हैं। पहला ध्यान हमारा होना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो मिले, यानी इंडियंस को इतना हक तो मिले कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सके, उस गवर्नमेंट का हिस्सा बन सके। तो इस मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, इस मीटिंग को कंडक्ट कराने का क्रेडिट जाता है जिन्ना को। तो जिन्ना जो है एनी बेसेंट के बहुत करीबी हो गए थे, तो एनी बेसेंट के ही डायरेक्शन पे जिन्ना ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी। क्यों? क्योंकि जिन्ना खुद ही दोनों ही पार्टियों के मेंबर थे, कांग्रेस के भी मेंबर थे, मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, तो इनके लिए आसान था एक ज्वाइंट मीटिंग करवाना। तो इसी मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हमको क्या क्या डिमांड्स रखनी है गवर्नमेंट से। हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मांग तो रहे हैं, बट वो रिफॉर्म्स क्या होंगे। तो इन लोगों ने एक मेमोरेंडम वहां पे बनाया। मेमोरेंडम का मतलब होता है कि आप अपनी डिमांड को लिख के किसी के पास सबमिट करते हो। तो ये मेमोरेंडम दोनों पार्टीज ने मिलकर बनाया और इसको वाइसरॉय के पास भेजा कि ये डिमांड हम चाहते हैं कि अंग्रेज करें, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करें, तभी तो हमको सरकार चलाने का मौका मिलेगा, इंडियंस अपनी सरकार खुद से चला पाएंगे। तो यहां पे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। तो जब एक्चुअल मीटिंग हुई इनकी, ये तो एक छोटी सी मीटिंग थी ना लखनऊ में, तो यहां पे जो भी फैसले लिए गए बाद में इनको ऑफिशियल कर दिया गया। ऑफिशियल कब किया गया? तो दोनों पार्टीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, साल में एक बार अपना एनुअल सेशन करती थी। तो इस बार इन दोनों पार्टीज का एनुअल सेशन लखनऊ में ही हुआ और 1916 में ही हुआ, और इनका एनुअल सेशन हमेशा दिसंबर में ही होता था। तो उस एनुअल सेशन में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे दोनों पार्टी ने डिक्लेयर किया कि हमारा जो फैसला हमने लिया था लखनऊ में, उसको हम ऑफिशियल करते हैं। तो इसी को लखनऊ पैक्ट कहा गया। लखनऊ पैक्ट किन दो पार्टीज के बीच हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। इसकी बहुत बड़ी जो कह सकते हो कि जिम्मेदारी एनी बेसेंट को तो गई ही, साथ ही जिन्ना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसलिए सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी, सरोजनी नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आज शायद कुछ लोगों को यकीन ना हो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जिन्ना को की तारीफ की जा रही है, लेकिन उस वक्त जिन्ना के दिमाग में कम्युनल पॉलिटिक्स की बात थी नहीं। तो इसलिए ये ठीक भी लगता है, क्योंकि इन्होंने कोशिश तो पूरी की थी ना कि कांग्रेस और लीग में दोस्ती हो जाए। तो ये आप याद रखोगे बच्चों कि किसको कहा जाता है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब आप खुद सोचो बच्चों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में जिन्ना रहे, तो कोई दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचेगा कि जिन्ना आंसर हो सकता है। बट यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक भी फैक्ट मिस नहीं होने देते। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो इसी लखनऊ पैक्ट में एक तरफ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोस्ती हुई, दूसरी दोस्ती एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की करवाई गई,
क्योंकि पब्लिक प्रेशर था कि दोनों मिलके एक हो जाओ। तो इसी में जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन थे, तो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन को तो 1907 में सूरत स्प्लिट में निकाल बाहर किया गया था ना, इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था, जिसको कहा गया था सूरत स्प्लिट। ये सब हम पिछली वीडियोस में कवर कर ही चुके हैं। तो अब इन दोनों को भी मिलने को कहा गया, इन दोनों को अपने डिफरेंस हटा के कहा गया कि एक्सट्रीमिस्ट को हम फिर से कांग्रेस में शामिल करेंगे। तो एक तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले, मॉडरेट के नेता थे, दूसरी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक, तो अब इन दोनों की भी दोस्ती हो गई। तो सूरत जो लखनऊ पैक्ट है वो दो चीजों के लिए जाना गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोस्ती हुई, दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की दोस्ती हुई। उसके बाद जो कांग्रेस का कंट्रोल है, अब तो कांग्रेस मिलके एक हो गई ना, तो उसके बाद भी जो कांग्रेस का कंट्रोल है वो गोपाल कृष्ण गोखले के पास ही रहा। और जब गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो गई तो गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी, उनके हाथों में कंट्रोल चला गया। तो कंट्रोल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाना, मतलब पार्टी तुम्हारे कहने पे चले। तो अब जो है गांधी जी ही आज के बाद सारे बड़े फैसले किया करेंगे, फ्रीडम मूवमेंट के सारे बड़े फैसले उन्हीं के कहने पे लिए जाएंगे। तो अब अगस्त डिक्लेरेशन की हम बात कर लें, तो अगस्त डिक्लेरेशन अंग्रेजों ने मजबूरी में किया था ताकि होम रूल मूवमेंट जो है वो कमजोर हो जाए, या ये कह लो कि होम रूल मूवमेंट खत्म ही हो जाए। तो ये अगस्त डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था, तो एडविन मॉन्टेग उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या चीज है, तो इंडिया लंदन से चला करता था, लंदन में बैठे लोग डिसाइड करते थे कि इंडिया में क्या फैसले लिए जाएंगे। तो लंदन में बैठा सबसे बड़ा ऑफिसर जो इंडिया को संभालता था वो कहलाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये बेसिकली एक मिनिस्टर हुआ करता था जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेग, और ये भारत के तरफ सिंपैथेटिक थे। इनका भी मानना था कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भारत में कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग तो ये देख ही रहे थे कि भारत में होम रूल मूवमेंट काफी जोर पकड़ रहा है, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने डिक्लेयर किया, इंडियंस को एड्रेस करते हुए कहा कि हम बहुत जल्द कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने जा रहे हैं जिससे कि इंडिया की सरकार, भारत की जो अगली सरकार बनेगी उसमें इंडियंस को शामिल किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंडियंस को अपनी गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, साथ ही हम कुछ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करेंगे। तो इससे इनको लगा कि इंडियंस का गुस्सा शांत हो जाएगा, और इसका असर हुआ भी। होम रूल मूवमेंट जो है वो कमजोर हो गया और धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि सबको उम्मीदें लग गई कि अगस्त डिक्लेरेशन में हमसे जो वादा किया गया है हम थोड़ा वेट करके देख लेते हैं कि क्या आउटकम होता है उसका। तो इसका आउटकम निकला, बहुत जल्द निकला, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के रूप में। तो अब मॉन्टेग ने अनाउंस तो कर दिया कि हमको रिफॉर्म्स करने हैं, तो रिफॉर्म्स क्या होंगे इसके लिए इंडियन पब्लिक की ओपिनियन तो लेनी चाहिए ना। तो इसलिए मॉन्टेग खुद इंडिया विजिट पे आए 1917 में, यानी अनाउंस करने के कुछ महीनों के बाद वो इंडिया आ गए। उस वक्त इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो एक तरफ तो मॉन्टेग और एक तरफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इन दोनों लोगों ने मिलके पूरे इंडिया का टूर करना स्टार्ट किया। जो इंडिया की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह के रिफॉर्म्स आप लोग चाहते हो, और उन सब के ओपिनियन को सुनने के बाद जो अपनी रिपोर्ट बनाई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके ये रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे कि भारत के लोग क्या सोचते हैं। इस रिपोर्ट को कहा गया मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट। बच्चों ये सिर्फ रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ले जाके ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जमा करेंगे। तो ये रिपोर्ट 8 जुलाई 1918 को पब्लिश हुई। ब्रिटिश
गवर्नमेंट में पब्लिश हुई कि भाई आप लोग पढ़ लो कि भारत के लोग क्या सोचते हैं और फिर हम किस तरह के रिफॉर्म्स भारत को देने वाले हैं। तो इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, इसी रिपोर्ट में जो चीजें उभर के सामने आई, इसी को बेसिस बनाते हुए अगले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया गया। तो इसी एक्ट के जरिए रिफॉर्म्स के लिए तो कानून बनाने होंगे ना, रिपोर्ट से तो काम नहीं चलेगा। तो रिपोर्ट में जो चीजें लिखी हुई थी उनको बेसिस, उनको आधार बनाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट को ही मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, यानी जिस रिफॉर्म का लॉलीपॉप इंडियंस को दिया गया था उसी रिफॉर्म को कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जिस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1919 का इंतजार इंडियंस कर रहे थे, जिस रिफॉर्म्स का इंतजार कर रहे थे, उस रिफॉर्म्स में क्या क्या बातें दी गई, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए वो समझ लो। सबसे पहली चीज जो हुई वो थी प्रोविंशियल डायरकी। डायरकी का मतलब होता है कि दो गवर्नमेंट का चलना। अब ये डायरकी क्या चीज है? जैसे आज के इंडिया की हम बात करें तो अगर आप बात करो, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूं, तो उत्तर प्रदेश में एक चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? वो पूरे स्टेट के लेवल की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो उस वक्त स्टेट को प्रोविंस कहा जाता था। एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे देश की गवर्नमेंट चलाते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के लोगों से आप पूछोगे कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी है, तो वो क्या कहेंगे कि मेरी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यानी मेरी एक स्टेट गवर्नमेंट है और मेरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन 1919 से पहले स्टेट गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी जिसको कि अंग्रेज चलाते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपीरियल काउंसिल भी कहा जाता था। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि स्टेट के लेवल पे, सारे स्टेट्स में नहीं, कुछ बड़े बड़े स्टेट्स जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, यानी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में स्टेट लेवल गवर्नमेंट बनाने का फैसला किया गया। इसी को डायरकी कहते हैं ना। अब तो दो गवर्नमेंट चलेंगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी तक तो सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। तो दो लिस्ट बनाई गई। जैसे आज हमारी सरकार में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है जो एग्रीकल्चर के काम देखता है, एक डिफेंस मिनिस्टर होता है जो हमारी आर्मी और बॉर्डर्स की रक्षा करता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जब आप गवर्नमेंट चलाते हो तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना होता है, एग्रीकल्चर, डिफेंस, रेलवे। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में बांट दिया गया। एक लिस्ट सेंट्रल सब्जेक्ट्स की बनाई गई जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फैसले लिया करेगी, क्योंकि अब दो गवर्नमेंट बन गई है ना, एक स्टेट में एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है। तो कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ सेंट्रल से डिसाइड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो कहलाई सेंट्रल सब्जेक्ट्स। और अब कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स भी थे जिन पे कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ तो करेगी ना। तो एक तरह से पूरी जिम्मेदारी, देश को चलाने की जिम्मेदारी दो अलग अलग गवर्नमेंट्स को दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी चीजों पे फैसला लेंगे, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो लोकल लेवल पे सरकार चलाएंगे। तो अब स्टेट लेवल पे सरकार बन गई, तो इंडियंस को मौका मिलेगा ना, गवर्नमेंट में नेता बनने का मौका मिलेगा, अपनी सरकार चलाने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए गए। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन का फंडा क्या है? तो 1919 से पहले अंग्रेज ही तय किया करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता था, लेकिन उसको चुना जाता था। उसको कोई वोट देके जनरल पब्लिक नहीं बेचती थी, जैसे आज हम सब वोट देते हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इस तरह की अलग अलग पार्टी है। तो हम अपनी स्वेच्छा से वोट देते हैं और हमारे दिए गए वोटों से ही कोई नेता बनता है ना। तो पहली बार इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया कि अब लोग ही वोट देके अपने नेता चुनेंगे। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि लोगों को वोट देना है डायरेक्टली। लेकिन हर एक इंडियन को वोट देने का हक नहीं मिला।
तो वोट सिर्फ गिने चुने इंडियंस ही दे सकते थे। कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, आपकी पढ़ाई लिखाई इतनी होनी चाहिए, यानी अनपढ़ गवार लोगों को वोट नहीं देना है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हो, तो आपको वोट देने का भी हक नहीं है। तो इस तरह कुछ क्राइटेरियाज सेलेक्ट किए गए। उन क्राइटेरियाज का नतीजा यह निकला कि पूरे देश में जो है सिर्फ 5.5 मिलियन यानी 55 लाख लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हुए स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनने के लिए उससे भी कम 15 लाख 1.5 मिलियन। तो खैर जो भी हो, पहली बार इंडियंस को वोट देने का हक तो मिल रहा है। तो ये रिफॉर्म्स हुए। अगली बड़ी रिफॉर्म क्या है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिकैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी स्टेट लेवल विधानसभा। आज हमारे देश में एक लोकसभा है जो दिल्ली में है, और हर स्टेट की अपनी विधानसभा है। तो उस वक्त विधानसभा को यानी स्टेट लेवल के बनने वाले असेंबलीज को प्रोविंशियल का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। तो आज कई स्टेट्स में प्रोविंशियल काउंसिल्स यानी विधानसभा में 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो उस वक्त सिंगल हाउस वाली स्टेट लेवल असेंबलीज बनाई गई। तो देख रहे हो ना, इंडियंस को खुश किया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है कि आओ गवर्नमेंट में शामिल हो। साथ ही साथ जो सेंट्रल पार्लियामेंट थी यानी कि वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट यही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वाइस रॉय की अपनी काउंसिल, उसमें 6 लोग होते थे। इन 6 में से 3 लोग इंडियंस होंगे। ये प्रॉमिस किया गया कि देखो 6 में से 3 तो इंडियन ही बनेंगे, यानी कि इंडियंस को शामिल कर रहे हैं हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में। तो ये थे रिफॉर्म्स। तो इन रिफॉर्म्स का क्या असर हुआ इंडियंस पे? तो सबसे बड़ा असर तो यही हुआ कि इंडियंस जो इतने सालों से डिमांड कर रहे थे कि हमको भी सरकार चलाने में हिस्सेदारी चाहिए, हम भी तो आखिर अपनी सरकार का हिस्सा बने, वो चीज फुलफिल हो गई। इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट किए गए, स्टेट लेवल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई, फिर इलेक्शंस भी होने लगे। तो इलेक्शन होने का क्या नतीजा होता है? तो अब लोग आपस में डिस्कस करने लगे ना कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो पॉलिसी की बातें होने लगी, पॉलिटिक्स की बातें पूरे देश में होने लगी कि कौन सा नेता क्या बोलता है, किस नेता को फॉलो करना है। तो एक तरह से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और बढ़ती चली गई लोगों में, लोग और अवेयर होते चले गए कि हमारे हक क्या है, हम किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों से। लेकिन जो हिंदुस्तानियों को चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभी भी सारा कंट्रोल तो वाइसरॉय के पास ही है ना। तो वाइसरॉय जब चाहता, जो चाहता, उस फैसले को पलट सकता था, भले ही वो फैसला स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिया है। मान लो स्टेट गवर्नमेंट कोई फैसला लेती कि मान लो ये फैसला लेती कि किसी की सैलरी बढ़ा देनी है, तो वाइसरॉय चाहता तो उस फैसले को पलट देता। तो इन सब चीजों से इसका असर यही हुआ कि इंडियंस जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि वाइसरॉय के पास अभी भी बहुत ज्यादा ताकत थी। तो जब वाइसरॉय के पास ताकत है तो स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, आप कभी भी उनके फैसले पलट सकते हो। दूसरी चीज क्या थी कि जितने भी एडल्ट इंडियंस हैं जो वोट आज जो है 18 साल के ऊपर का कोई भी इंडियन वोट दे सकता है अपनी गवर्नमेंट को चुनने के लिए, लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना। आपने देखा है कि 55 लाख लोगों को ही वोट देने का हक मिला, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन उस वक्त कम से कम 30 करोड़ थी। तो कहां 30 करोड़, कहां 55 लाख। तो ये चीज भी इंडियंस को अच्छी नहीं लगी कि आप गिने चुने लोगों को ही वोट देने का हक दे रहे हो। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में यह कहा गया कि ठीक है, ये रिफॉर्म्स लागू होने दो, 10 साल के बाद 10 साल हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन रिफॉर्म्स का क्या असर पड़ा, इंडियंस को अपनी सरकार चलाने का जो मौका मिल रहा है इसका क्या नतीजा निकलेगा। 10 साल के बाद हम फिर से एक कमिटी इंडिया में भेजेंगे जो ये स्टडी करेगी कि पिछले 10 साल कैसे गुजरे, कहीं और रिफॉर्म्स तो करने की जरूरत नहीं है। तो एक और लॉलीपॉप इंडियंस को पकड़ा दिया गया कि 10 साल तक वेट करो, 10 साल के बाद ही अगले रिफॉर्म्स की
के सपने देखना तुम लोग। तो यही जो 10 साल बाद आने कमिटी की बात की गई कि 10 साल के बाद हम कोई कमिटी भेजेंगे, यही कमिटी आगे चल के साइमन कमीशन कहलाई। ठीक, तो कमिटी को आना तो था 1929 में, लेकिन ये इंडिया पहुंच गई थी 1928 में ही। तो साइमन कमीशन की भी कहानी हम आगे देखेंगे। तो अभी आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान क्या हुआ, थोड़ा नुकसान थोड़ा फायदा हुआ इंडियंस को। फायदा ये हुआ कि अब अपनी सरकार में उनको हिस्सेदारी मिल गई।